अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ बायोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का। और टॉपिक आज हम पढ़ेंगे डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। एक्चुअली वर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है तरतीब देना और एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। यानी डाटा को हम ये सीखेंगे कि डाटा क्या है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इकट्ठा कैसे किया जाता है, तरतीब कैसे दिया जाता है और फिर उससे एनालिसिस यानी उसमें से कोई नतीजा कैसे निकाला जाता है। ये दोनों भी बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप है, क्योंकि दीज आर टू इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। क्योंकि जब हम कोई डाटा हासिल करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट हासिल करते हैं, उससे हमें काफ़ी सारा डाटा मिला। डाटा क्या हो सकता है, डाटा जो है इससे मुराद है इंफॉर्मेशन सच एज नेम, डेट्स, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से हासिल हो। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट तो देखते ही हैं। क्रिकेट के अंदर आपने देखा कि कोई खिलाड़ी है पाकिस्तान का, सपोज आप फर्ज कर ले एक खिलाड़ी है बाबर आजम। अब बाबर आजम बैटिंग कर रहा है, उसने बैटिंग के दौरान जो स्कोर किया, अब जो सारी उसकी बैटिंग है वो एक डाटा है। उस बैटिंग के अंदर उसने कितने फोर्स लगाए, कितने सिक्सेस लगाए, किस साइड पे ज़्यादा शॉट्स खेले, उसकी बैटिंग के अबाउट डाटा है। फिर उसको तरतीब दिया जाता है और उस तरतीब देने को कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन। तरतीब साथ साथ आप देखते रहते हैं, क्रिकेट के दौरान चीज़ें आती रहती है। कभी मतलब जो है इस तरह से ग्राफ सा आ जाता है, ऐसे करके उसके अंदर बताया होता है कि इस बंदे ने इस तरफ 30% शॉट्स खेली, इस तरफ 50% खेली, इस तरफ 10% खेली, इस तरफ 20% खेली। इस तरह से ये एक ग्राफ आ गया। किससे बनाया है? उसकी बैटिंग के डाटा से। फिर उसने कितने फोर लगाए, कितने सिक्सेस लगाए, ये सारी चीज़ें। यानी जब हमारे पास डाटा आ जाता है, हम उसको तरतीब देते हैं ग्राफ की सूरत में, फ्लो चार्ट की सूरत में। ग्राफ आपको पता है, ग्राफ जो है वो ये इस तरह से बनाया जाते हैं। ग्राफ मतलब यूँ भी बनाया जा सकता है कि उसने पहले 20 मिनट में इतना स्कोर किया, नेक्स्ट 20 में ज़्यादा किया, फिर नेक्स्ट 20 मिनट में फिर से कम स्कोर किया। ये भी एक ग्राफ है। टेबल बनाए जा सकते हैं, मैप बनाया जा सकता है, जो आप इंफॉर्मेशन, जो डाटा आपके पास हो उस बेस पे। फिर फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है। फ्लो चार्ट एक डाटे की तरह ही होता है। एक्चुअली फ्लो चार्ट जो है ये एक ऐसी डायग्राम को कहते हैं जिसमें एक तरतीब के साथ कुछ इवेंट्स दिखाए गए हों एरोज लगा के। फिर डायग्राम्स जो हैं इसकी सूरत में भी डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है डाटा एनालिसिस। एनालिसिस यानी तज्जिया करना। एनालिसिस ऑफ डाटा इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव। जब डाटा आप जमा कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं, फिर आप उसका तज्जिया करते हैं। तज्जिए से मुराद है आप उसको उस पर गौर व फिक्र करते हैं कि वो डाटा किस तरीके से है। ऊपर वाली मिसाल ही मैं दोबारा देता हूँ कि ऐसे ये किसी क्रिकेटर का जो है ये एक ग्राफ सा है, टेबल सा है एक। इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि इस साइड पे उसने 50% शॉट्स खेले, इस साइड पे बहुत कम शॉट खेले, सिर्फ 1%, इस साइड पे 30% खेले। अब ये जो साइड है इस पे ज़्यादा उसने खेला, तो इट मीन्स ये साइड उसकी स्ट्रॉन्ग है। ये आपने क्या किया? ये आपने एनालिसिस किया है, आपने डाटा में से नतीजा निकाला है। इसी चीज़ को हम कहते हैं डाटा एनालिसिस। ये ज़रूरी होता है किसी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। और याद रखें, डाटा एनालिसिस करते वक्त हम दो चीज़ें करते हैं। हम रेशियो लेते हैं, हम प्रोपोर्शन लेते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो यानी उर्दू के अंदर आप कह लें निस्बत। निस्बत क्या है? आपके पास एक वैल्यू है ए, एक वैल्यू और है बी। रेशियो ये होगी, ए की बी से रेशियो यूँ होगी, ए ये डबल साइन बी, ए रेशियो बी। यानी एक्चुअली रेशियो से मुराद होता है डिवाइड। ये रेशियो जो है एक्चुअली ये ए डिवाइडेड बाई बी, ये रेशियो होती है। यानी दो वैल्यूज़ में जो तकसीम का ताल्लुक है वो रेशियो होता है। प्रोपोर्शन क्या है? सपोज आपके पास दो रेशियोज़ हैं, ए रेशियो बी है, एक और रेशियो है सी रेशियो
डी। प्रोपोर्शन ये होगा, इन दोनों रेशियो को आप इक्वालिटी के साइन से जोड़ दें, यानी ए रेशियो बी, ये रेशियो का साइन। प्रोपोर्शन के लिए हम 4 डॉट्स लगाते हैं यूं करके, सी रेशियो डी। ये अब आपके पास प्रोपोर्शन आ चुका है। तो डाटा को एनालाइज करने के लिए हम रेशियो और प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मिसाल लें आप रेशियो की, रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पर्सन। अब रेशियो क्या बनती है, 50 रेशियो 150, 50 मलेरियल पेशेंट 150 नॉर्मल, या इसको आप डिवाइड कर दें क्योंकि ये तकसीम ही होता है 1:3। हर एक पेशेंट के मुकाबले में 3 बंदे नॉर्मल है। प्रोपोर्शन के अंदर हम करते ज्वाइनिंग ऑफ 2 इक्वल रेशियोज बाय इक्वालिटी। 2 रेशियोज, एक रेशियो ए रेशियो बी है, सेम एक और रेशियो है सी रेशियो डी। जब हम इन दोनों रेशियोज को जोड़ देंगे तो तब हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन को कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। याद रखें कि दोनों रेशियोज जो हैं वो सेम चीज़ की होनी चाहिए। आगे चल के हम इसकी एक एग्जांपल भी हल करते हैं। इफ़ 3 वैल्यूज़ वर नोन, 4th कैन बी कैलकुलेटेड। प्रोपोर्शन के अंदर अगर हमें 3 वैल्यूज़ मालूम हो, चौथी हम मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो एक्स। अब x की वैल्यू आपको मालूम नहीं, बाकी तीनों मालूम है, इजीली काउंट कर सकते हैं। इसके लिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट 20 स्पैरोज। एक मच्छर है, उस मच्छर के अंदर मलेरिया का जरासीम मौजूद है, उसने 20 स्पैरो को काटा एंड 14 गेट मलेरिया। तो अब हमारे पास फर्स्ट रेशियो क्या आ गई, पहली जो हमारे पास रेशियो आई है वो है 20 को काटा, 14 को मलेरिया हुआ, तो 14:20। इफ़ मॉस्किटो बाइट 100, अगर वो 100 को काटे, हाउ मैनी गेट मलेरिया, कितने को मलेरिया होगा 100 में से। हमने 20 में से 14 को है तो 100 में से निकालना है, तो x रेशियो 100। समझ आ गई बात की, 20 में से 14 है, 100 में कितने होंगे। अब ये 2 रेशियोज़ है, पहले हम इन रेशियोज़ को जोड़ेंगे किस ताल्लुक से, प्रोपोर्शन के ताल्लुक से। तो 14:20 प्रोपोर्शन x रेशियो 100। अब आपको पता है कि रेशियो से मुराद बटा ही होता है, तो उसको लगा लेते हैं 14/20 इज इक्वल टू x/100। अब 100 दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 14/20 मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 कट गया 100 के साथ, 5, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70। यानी हमने एक रेशियो की मदद से दूसरी रेशियो निकाल ली कि अगर 100 स्पैरो को काटेंगे मच्छर तो उनमें से 70 को मलेरिया हो जाएगा। तो यूं इजीली आप 3 वैल्यूज़ अगर आपको मालूम हो प्रोपोर्शन में, चौथी आप निकाल सकते हैं। तो दरअसल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैट है ये मैथ की ही एक ब्रांच है, इसके अंदर हम फॉर्मूले वगैरह यूज़ करते हैं। तो हम फार्मूलाज लगाकर हम डाटा ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स आर मीन ऑफ समराइजिंग डाटा। फिर इसकी मदद से हम मीन वैल्यू काउंट करते हैं। मीन से मुराद होता है एवरेज। एवरेज का आपको पता ही होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं। फिर इसकी मदद से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा, जो आपके पास रॉ सा डाटा था, जो मतलब आपने डाटा इनिशियली लिया था, इनटू इंफॉर्मेशन, उसको आपने टेबल्स में तरतीब दिया, फिर उसको एनालाइज किया, उससे फिर आपके पास क्या आई, इंफॉर्मेशन विच यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट। उससे फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे, उनको आप रिपोर्ट करेंगे अगर आपके रिजल्ट सही है। लास्ट एक छोटा सा आर्टिकल है, मैथमेटिक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथ जो है ये साइंटिफिक प्रोसेसेस के अंदर यूज़ होती है। एक्चुअली मैथ को हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल साइंसेज। केमिस्ट्री में भी मैथ यूज़ होता है, फिजिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बायोलॉजी में सबसे कम मैथ यूज़ होता है, लेकिन कुछ जगहों पे यूज़ होता है।
जैसे जीन फाइंडिंग, जीन जो है ये क्रोमोसोम का एक टुकड़ा होता है, उसको फाइंड करने के लिए, उसका डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए मैथ यूज़ होती है। फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए, फिर इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन, इन 3 जगहों के ऊपर यूज़ होती है मैथ। इंटरेक्शन जो है ये ताल्लुकात को कहते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे प्रोटीन के इंटरेक्शन। एक डेफिनेशन है यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, क्या है, यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। कंप्यूटेशनल यानी कंप्यूटर की जो टेक्निक है, जो फॉर्मूले, आप इनको मैथ फॉर्मूले कह लें, जो मैथ के फॉर्मूले हैं वो, और स्टैट के जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ करना फॉर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। ये जो बायो की ब्रांच है इसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी आपने बायो के डाटा का एनालाइज करना है मैथ को यूज़ करते हुए। जैसे ऊपर मैंने बताया कि रेशो और प्रपोर्शन को हमने कैसे यूज़ किया था, मलेरिया के जो इन्फेक्टेड स्पैरोज है उनकी तादाद निकालने के लिए। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।